Welcome once again, dear friends. So far, we have discussed about causes to implement or adopt new economic policy. Some of the major reasons to launch new economic policy were poor performance of PSU, public sector undertakings, enterprises, deficit in balance of payment, inflationary pressure, fall in foreign exchange reserve, huge burden of debts, inefficient management, and so on. In this video, we will discuss new economic policy. Let us start line by line reading of this lesson, and this is the Sandeep Garg book. The new economic policy (NEP) was announced in July 1991. तो ये एक डेट हुआ जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991. It consisted of wide range of economic reforms. ठीक है, वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब एक लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है क्या क्या सुधार किए गए. द मेन एम ऑफ द पब्लिक पॉलिसी वॉज टू क्रिएट अ मोर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट. तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या मेन एम था. मेन एम तो मोर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें कंपटीशन हो इन द इकोनॉमी एंड रिमूव द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स. बैरियर जो था, ठीक है ना, उसको दूर करना. द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स ऑफ मेजर्स. ठीक है, इसको दो हेड्स में हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जो सुधार हैं उसको दो हेड्स में हम देख सकते हैं. पहला है स्टेबलाइजेशन मेजर्स, दूसरा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स. तो पहला जो इकोनॉमिक पॉलिसी का मेजर है उसको हमने नाम दिया स्टेबलाइजेशन मेजर्स, और दूसरे का नाम है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स. स्टेबलाइजेशन मेजर्स में क्या है, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स इनको कहा गया. स्टेबलाइजेशन मेजर्स को कहा गया इसको तुरंत ज़रूरत थी इकोनॉमी को, जिससे लोगों को फ़ौरन राहत मिल सके, तो उसको शॉर्ट टर्म मेजर्स. स्टेबलाइजेशन मेजर्स को क्या है, स्टेबलाइजेशन मेजर्स को शॉर्ट टर्म मेजर्स का नाम दिया गया. और उसके अंतर्गत क्या चीज़ें की गई, तो करेक्टिंग वीकनेसेस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. सबसे पहला काम तो क्या किया उसने, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो स्थिति खराब थी उसको दूर करने का कार्य किया गया. बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कहा गया ना कि ओनली 2 वीक्स फॉरेन एक्सचेंज वाज देयर, तो 2 वीक का फॉरेन एक्सचेंज इतने बड़े देश के लिए सफिशिएंट नहीं हो सकता था. इसलिए तो पहला जो इमीडिएट इम्पैक्ट जो था, जो शॉर्ट टर्म मेजर्स जो लिए गए उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ना था, बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसमें सुधार की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर पैसा कम है तो हम परचेज नहीं कर पाएंगे, इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे ऑयल या कैपिटल गुड्स या वगैरह. तो पहले स्टेबलाइजेशन मेजर्स में क्या है, शॉर्ट टर्म मेजर्स को कहा गया, और उसके अंतर्गत पहला जो काम करना था वो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब फॉरेन एक्सचेंज को अटैक करना था, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को मेंटेन करना था. दूसरा क्या, इसी के अंतर्गत क्या है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि पब्लिक को महंगाई से बचाना था, क्योंकि पब्लिक अगर आउटरेज बढ़ जाता तो एक पॉलिटिकल जो सिस्टम के लिए खतरा बन जाता, सत्ता के लिए खतरा बन जाता, तो इसको इन्फ्लेशन पर काम करना था. तो कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय कीपिंग राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल, जो कीमतें बढ़ रही थी उसको कंट्रोल करना. अब आते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, दे रेफर टू द लॉन्ग टर्म. तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या है, लॉन्ग टर्म, क्योंकि स्ट्रक्चर में बदलाव, इकोनॉमी में बदलाव, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में बदलाव कर लाना एक दिन की बात नहीं है, ये इसमें टाइम लगता है ना. मतलब इकोनॉमी को प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी से टर्सरी सेक्टर का जो बदलाव ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में है कि हम फोकस इंडस्ट्री पर ज़्यादा करेंगे, है ना, प्राइमरी सेक्टर पर कम. मतलब प्राइमरी सेक्टर से जो पॉपुलेशन उसको निकाल के अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाना है, तो इंडस्ट्री जब तक नहीं होंगी तो इस पॉपुलेशन को यहाँ कंज्यूम नहीं किया जा सकता है. ठीक है, तो इसको इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं इसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहा गया. तो इम्प्रूविंग द इफ़िशियंसी ऑफ द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी की इफिशियंसी, क्षमता को बढ़ाना.
अगर हम 11th में हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखा था, तो हम क्षमता की बात कर रहे हैं। जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो अपने आप जो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इसकी क्षमता के विस्तार की बात हो रही है, जिससे प्रोडक्शन की संभावनाएं बढ़ सके। इम्प्रूविंग द इफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज ऑफ वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो जो रिजिडिटीज हैं, जो दृढ़ताएँ हैं, मतलब आप इसको ऐसे समझें कि जो बॉटलनेक्स हैं, जो बैरियर्स थे, उस बैरियर को दूर करना, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो सामान है, हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए, हमारा सामान बिकाऊ हो। हमारे जगह बिकाऊ तभी होगा जब उसमें क्वालिटी होगी। तो उसके लिए इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। अब आते हैं मेन policies of the new economic policy. Main policies of new economic policy. The government initiated a variety of policies which fall under three heads. पहला है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। तो मेन पॉलिसीज ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? तीन हेड्स के अंतर्गत, जिसकी हम चर्चा शुरू में ही कर रहे थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन और एलपीजी आर द supporting pillars on which the structure of new economic policy of our government has been erected, खड़ा किया गया है, and implemented since 1991 में। इसमें जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो स्टार्ट हुई, उसके ही तीन पिलर्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये इसके बिना ये हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात सोच भी नहीं सकते हैं। जो तीन पिलर्स हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चेंज्ड एलक्यूपी टू एलपीजी। इकोनॉमिक reforms of 1991 are often described as the new economic policy or the policy of LPG in place of the policy of LQP। अब आपके मन में हो सकता है कि LQP क्या है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाइसेंस, L फॉर लाइसेंस, Q फॉर कोटा एंड P फॉर परमिट्स। तो लाइसेंस, कोटा और परमिट राज, इसी को LQP कहा गया। तो LQP से LPG का जो सफ़र है, ये सफ़र दो रास्तों से गुजरता है, एक स्टेबलाइजिंग मेजर से और दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर से। दो तरह के हमने मेजर्स इकोनॉमिक पॉलिसी में लिए थे। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन इंस्टीड ऑफ लाइसेंसिंग, तो लाइसेंसिंग से जो मुक्ति मिली तो लिबरलाइजेशन की बात हुई। इसी तरह कोटा से मुक्ति हुई तो प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, और परमिट से मुक्ति हुई तो ग्लोबलाइजेशन की बात हुई। तो मेन पॉलिसी ऑफ, आ जाए यहाँ पर, हाँ, मेन पॉलिसीज और ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसमें लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या है? रेफर्स टू रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन क्या है? रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। Privatization refers to the transfer of ownership, management and control of public sector to private sector. Globalization refers to integrating the national economy with world economy। यहाँ पर देखिए प्राइवेट लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और प्राइवेट सेक्टर का जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था पहले, आपने आईपीआर 1956 में आपने तीन कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात की थी, ABC। तो ये रिस्ट्रिक्शंस की बात होता है। तो ये एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर में जो रोक लगी हुई थी, तो उसको दूर करना, ये लिबरलाइजेशन की पार्ट हो गया। रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। जब ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात हुई, उसके मैनेजमेंट पर जो पब्लिक सेक्टर का जो मैनेजमेंट था, और उसमें प्राइवेट सेक्टर का अधिकार हुआ, तो ये हो गया प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या? रेफर्स टू इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जोड़ना, ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हो गया। लिबरलाइजेशन। प्रायर टू 1991 there were numerous government restrictions in India in the areas of licensing, import and export trade। देखिए, अब ये 1991 से पहले की जो कहानी थी, वो किसकी कहानी थी? लाइसेंसिंग की। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे, है ना, उन सब की कहानी थी। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, है ना। इन जुलाई 1991 अ पैकेज ऑफ इकोनॉमिक
reforms was announced, which marked the beginning of a process of liberalization। 1991 में एक पैकेज के रूप में, ठीक है, कुछ नियमों में बदलाव के रूप में, उसी को पैकेज की बात की जा रही है, तो एक पैकेज के रूप में आया जिसमें लिबरलाइजेशन पर चर्चा होती है। तो लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंट्री, ठीक है, रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री मतलब जो सेक्टर पहले जो एरियाज रिजर्व थे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, उसमें उनको एंट्री मिल गई, तो वो एंट्री की बात होगी। ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस और उनकी वृद्धि में जो भी सहायता हो सकती थी उसको देने की बात हुई। तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस जो भी रुकावटें थी उस बॉटलनेक्स को, उस हर्डल्स को दूर करने का प्रयास किया गया लिबरलाइजेशन के तहत। तो लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स डीरेगुलेशन। अब क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं? डीरेगुलेशन, रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी, फ्रीडम ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू मेक द इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव। तो लिबरलाइजेशन क्या है? इन्वॉल्व्स डीरेगुलेशन, reduction of government controls and greater autonomy, freedom of private investment to make the economy more competitive. Under this process, business is given free hand and is allowed to run on commercial lines। ठीक है, इस अंडर दिस प्रोसेस business is given free hand and is allowed to run on commercial lines. The purpose of liberalization was to unlock the economic potential of the country by encouraging private sector and multinational corporations to invest and expand। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या था? पर्पस क्या था लिबरलाइजेशन का? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन का पॉइंट है। पर्पस क्या था लिबरलाइजेशन का? टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। जो आर्थिक जो शक्ति है देश की, उसको उस ताला जो ताले के रूप में बंद था, उस पर लॉक लगा हुआ था, उसको अनलॉक करना मतलब पोटेंशियल को रिचार्ज करना, पोटेंशियल को बढ़ाना। अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री बाय एनकरेजिंग। वो कैसे होगा? बाय प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, मतलब प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ का रास्ता देखा गया, ग्रोथ एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। प्राइवेट सेक्टर, एक तो देश की जो प्राइवेट सेक्टर उसकी बात हो जाती है, और दूसरा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो विदेश की जो कंपनियां उनको भी बुलाना। टू इन्वेस्ट एंड एक्सपेंड, तो वो इन्वेस्ट करें और अपना विस्तार करें। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? टू इंट्रोड्यूस मच मोर कंपटीशन, और कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाए इनटू द इकोनॉमी, ठीक है, एंड क्रिएट इंसेंटिव्स फॉर इनकरेजिंग इफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कहती है? टू इंट्रोड्यूस मच मोर कंपटीशन इनटू इकोनॉमी। इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कंपटीशन, प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाना, जिसे हम क्लास में करते हैं उसी तरह। एंड क्रिएट इंसेंटिव्स, और कुछ प्रोत्साहन देना फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस, और कार्य जो की गति है उसको बढ़ाने के लिए, तीव्रता और आय, उसके लिए तमाम तरह के इंसेंटिव्स की बात की गई है इसमें। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए जिससे कि लिबरलाइजेशन, जो लिबरलाइजेशन के अंतर्गत आता है। तो देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म किया गया। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जिसमें नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट जो है काफ़ी, नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट इज़ वेरी फेमस रिपोर्ट। टैक्स रिफॉर्म, जिसमें तारापुर कमेटी की रिपोर्ट आती है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, इसमें कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी वगैरह की बात होती है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, तो ये द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंतर्गत जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिया गया उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? व्हाट आर द थिंग्स इंक्लूडेड इन द लिबरलाइजेशन इन द 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी। द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात हुई, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात हुई, टैक्स रिफॉर्म्स की बात हुई, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की बात हुई, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात हुई। तो ये हमारा हुआ। लेट अस नाउ डिस्कस ईच रिफॉर्म्स इन डिटेल। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का रिफॉर्म्स क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म्स क्या है, इसको हम अलग वीडियो बनाएंगे। अभी तक हमारा ये वीडियो जो है जिसमें हम लिबरलाइजेशन की बात कर रहे थे, एलपीजी को हमने समझा, एलक्यूपी क्या था जिसमें हमने लाइसेंस, कोटा और परमिट राज की बात की। तो एलक्यूपी से हम एलपीजी कैसे गए? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के माध्यम से। तो लाइसेंस है ये एल लाइसेंस का है,
और ये लिबरलाइजेशन का है। तो लाइसेंस हमने ख़त्म किया, ठीक है, तो लिबरलाइजेशन की बात है। कोटा ख़त्म किया, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, और ये परमिट राज खत्म किया, तो वो ग्लोबलाइजेशन। तो ये इस तरीके से LQP से LPG हम जो गए हैं वो इकोनॉमी के रिफॉर्म्स के माध्यम से गए थे। अगला वीडियो हमारा डेडिकेटेड होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स पर। इसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करेंगे। इसे छोटी छोटी वीडियो को हम बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।